Hello students. So today we will discuss the new topic DC circuits and measurements. DC circuits वो समझते हैं. What is an electric cell and what is its work? So इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है किसी भी सर्किट में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को प्रोवाइड करना, लगातार चार्ज को प्रोवाइड करना. किसी भी जगह किसी भी अप्लायंस में जब हम सेल को यूज करते हैं तो हमारा मेन काम होता है कि उसको पावर सप्लाई दी जा सके. तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वो कहलाता है, करता है इलेक्ट्रिक सेल. अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये डीसी करंट को सप्लाई करने का काम करता है, डीसी डायरेक्ट करंट को. ओके, तो हम यहां कहेंगे इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स continuous flow of करंट. जनरली डीसी करंट को सप्लाई करता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में डीसी लिख लेते हैं. डायरेक्ट करंट के लिए ये केवल है. ओके, डीसी मींस डायरेक्ट करंट. इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है. पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है. ये एक सिंगल सेल है. और अगर बैटरी की बात हम करें तो बैटरी क्या होती है? 1 2 3, ये होती है बैटरी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. कई सेलों को कंबाइन करके एक बैटरी बनाई जाती है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले टर्म की, जो कि होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल. इन शॉर्ट इट इज नोन एज EMF. EMF of a cell. Electromotive force of a cell, which is EMF of cell. तो ये क्या होता है? अगर एक सर्किट है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसमें हम करंट प्रोवाइड ना करें, इस तरीके से समझ लीजिए कि हमने एक इस तरीके का सर्किट बना रखा है. यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐसे लगा हुआ है और ये एक की है, यहाँ एमीटर है और ये एक रियोस्टेट लगा है. तो अगर की अनप्लग्ड हो और यहां पे एक जगह हमने सेल लगा दी, अगर की अनप्लग्ड हो, की नहीं लगाई हो, तब इसमें करंट नहीं फ्लो होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू. उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा होगा वो होता है EMF ऑफ सेल. ओके, सो व्हेन नो करंट इज सप्लाइड to a circuit, then potential difference across terminal of cell is EMF of cell. या दूसरी लैंग्वेज में कहें, अगर एक यूनिट चार्ज को इस सेल के एक टर्मिनल से पूरा मूव करा के दोबारा उसी टर्मिनल में लाना हो, तो जो वर्क होता है उसको भी हम EMF ऑफ सेल कहते हैं. ठीक है, सो वी कैन से इट इज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit test charge from one terminal to again that terminal
through whole circuit CU circuit is EMF of cell। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को एक टर्मिनल से शुरू करके दोबारा पूरा ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे लेके आके ऐसे दोबारा इसी पॉइंट पे ले आए, तो ये जो काम करना पड़ा चार्ज को, उसको कहते हैं EMF ऑफ सेल। और इसीलिए हम E इज इक्वल टू कहेंगे यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली में, अगर आपसे कोई कहे ऐसे फोर्स का नाम बताओ जिसकी यूनिट न्यूटन ना हो, वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली से फोर्स कहते हैं क्योंकि एक फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव। तो लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है, दैट इज नॉट ऑफ फोर्स यूनिट, दैट इज वोल्ट। और साथ ही साथ ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब पहला आपने देखा व्हेन नो करंट इज अप्लाइड, तो अब की है व्हेन करंट इज अप्लाइड। व्हेन करंट इज supplied to the circuit, then potential difference across terminal of cell is terminal potential difference of cell। ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल V से। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेफिनेशन है कि जब करंट सप्लाई की जाती है सर्किट में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। या दूसरे लैंग्वेज में हम कहेंगे इसे, इट इज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज from one terminal to other through circuit, बट ये याद रखेंगे एक्सक्लूडिंग सेल, is terminal potential difference। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मींस एक्सटर्नल सर्किट में, सेल को छोड़ के जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें चार्ज को मूव कराने में जो काम हुआ वो हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ये हो गया वोल्ट। ठीक है, तीसरा आता है पोटेंशियल ड्रॉप। सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? व्हेन अ सेल इज डिस्चार्जिंग देन द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। भाई देखिए, जो आप जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है तो आपको जो ईएमएफ ऑफ सेल मिलता है, और जब करंट फ्लो हो रही होती है और तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। ये जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल में चार्ज सेल के अंदर से भी मूव करके आता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट में रहता है। तो सेल के अंदर जाने में जितना एक्स्ट्रा वर्क लगा वो पोटेंशियल ड्रॉप बन जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन EMF of a cell and terminal potential difference is
potential drop. So V is equal to E minus V. या फिर हम कहेंगे work required to move a unit test charge from one terminal to other inside the cell. ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज में कुछ रुकावट आती है, फ्लो ऑफ चार्ज सही से नहीं हो पाता। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर भरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस सफर होता है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन offered by electrolyte of a cell is internal resistance of a cell and it is represented as small r. पोटेंशियल ड्रॉप भी इसी की वजह से होता है। इवन पोटेंशियल ड्रॉप अकर्स ड्यू टू also occur due to internal resistance of cell. So हम कह सकते हैं V is equal to current into internal resistance of cell. ओके, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अब वो फैक्टर जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell depends. Factors on which internal resistance of a cell depends. तो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है separation between प्लेट्स ऑफ अ सेल। जितना सेपरेशन सेल की प्लेट के बीच में ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसमें लिखेंगे इफ सेपरेशन इंक्रीजेस internal resistance of cell increases। ठीक है, सेपरेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट में कितना एरिया डूबा हुआ है उस पे, तो जितनी ज्यादा प्लेट डूबी होती है उतना ही कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मोर एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट
less will be internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस। इन्वर्टर वगैरह में आपने देखा होगा, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, जब उससे करंट की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही पहला काम करते हैं कि उसमें जो बैटरी होती है उसमें पानी चेक करते हैं कि पानी कितना भरा है। तो अगर ज़्यादा पानी नहीं है, कम पानी है, तो जो उसका एरिया ऑफ प्लेट डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम आएगी। लेकिन अगर आपने सही से इलेक्ट्रोलाइट में प्लेट्स को डिप करके रखा हुआ है, आपका एरिया ऑफ प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉपर्ली अच्छे से डिप्ड है, तो फिर हमें क्या फायदा होगा, अब क्योंकि प्लेट अच्छे से डूबी हुई है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, तो करंट ऑब्टेन होगी ज्यादा। यही इन्वर्टर में पानी डालने का कारण होता है। देन थर्ड इज on temperature of electrolyte. More is temperature, comma, less will be concentration, घनापन कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, and hence less will be internal resistance. और चौथा और लास्ट है on nature of electrolyte. So if electrolyte has, इलेक्ट्रोलाइट में अगर मोर आयन है, हैज मोर आयंस, देन its resistance is less, क्योंकि फ्री चार्ज ज्यादा हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये चार फैक्टर हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का डिपेंड करता है। पहला होता है सेपरेशन, दो प्लेट्स के बीच का कितना है। दूसरा होता है कितनी प्लेट डूबी हुई है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कितना एरिया डूबा हुआ है। तीसरा होता है टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का क्या है। और चौथा इलेक्ट्रॉन्स में किस में कितने फ्री आयंस हैं, जिसमें ज्यादा फ्री आयन होंगे वहां का रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशन सेल्स का कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन उस तक जाने से पहले हम समझते हैं क्या रिलेशन है ईएमएफ ऑफ सेल का, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। सो रिलेशन बिटवीन EMF of cell, comma, terminal potential difference and internal resistance of cell. रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्या रिलेशन हो सकता है इनका। देखिए ये एक सर्किट में समझा देता हूं शॉर्ट में। ईएमएफ ऑफ सेल क्या हुआ कि चार्ज को यहां से लेके यहां तक वापस लेके गए। दिस इज टोटल वर्क, ठीक है, दिस इज टोटल वर्क ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल, आप चार्ज को यहां से लेके ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर चार्ज यहां से यहां मूव किया है सिर्फ अंदर, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, ये हो गया स्मॉल v।
ये हो गया कैपिटल V एंड ये हो गया E। सो हम कहेंगे यहां से टोटल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क, ओके, ऑन डिवाइडिंग बाय Q, हम इसको डिवाइड कर दें W अपॉन Q, ये होगा EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब E इक्वल टू स्मॉल v जो होता है वो होता है करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको इस रिलेशन से करंट भी एलिमिनेट करनी है, दिस इज लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको इसको भी एलिमिनेट करना है करंट को, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V होता है I इंटू R फ्रॉम 1 so I is equal to ये हो गया। नाउ फ्रॉम 1 if you see this, this is E, this is value of E, and here we can write VR plus V small r plus E into small r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो V से डिवाइड कर दें, और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ओके, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यही फॉर्मूला होता है जिसमें रिलेशन EMF का, पोटेंशियल डिफरेंस का और टर्मिनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का दिखाया जा सकता है। अब एक चीज यहां ये समझ लीजिए कि अगर ऐसे करंट जा रही हो, मतलब कि सेल डिस्चार्जिंग हो, पॉजिटिव से करंट बाहर आते दिखाई जा रही हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। बट अगर और करंट की डायरेक्शन ये हो, मतलब करंट पॉजिटिव की तरफ आए, इसका कहते हैं चार्जिंग की कंडीशन होना। इस चार्जिंग कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम उनको यूज करते हैं। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझते हैं। पहला है इसमें इन सीरीज, लेट्स से सीरीज में मल्टीपल सेल्स लगी हैं, ये है कैपिटल R, ये है E स्मॉल r। यहां ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जितनी भी सेल्स हैं, ये जितनी भी यहाँ सेल्स यूज की जा रही हैं, ये सभी का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और ऐसी n सेल्स हैं। ये E E E E E E जुड़ जाएगा n टाइम्स तक, सो E नेट क्या हो जाएगा,
n टाइम्स ऑफ ई, और ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर हर बार जुड़ेगा, तो स्मॉल आर नेट भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, so now what will be the external resistance of the total resistance of cell? तो total resistance होगा external resistance प्लस internal resistance, इतना। so current E नेट अपॉन R नेट हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे NE अपॉन R प्लस NR। ये वैल्यू हो गई टोटल करंट की सर्किट में। अब अगर यहां हम केस ले लें, आई का फॉर्मूला पहले यहां लिख लेते हैं। इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, देन ये फॉर्मूला होगा, एंड इफ केस 2 स्मॉल r is very very less than NR, E अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये केस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो एक सेल के क्रॉस जितनी करंट फ्लो हो रही होगी उसी को हम नेट करंट मान लेंगे। जबकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, सभी सेल का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसी से डिवाइड करके नेट हम करंट की वैल्यू बता लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे केस में अगर आते हैं, दूसरा केस है इन पैरेलल, अगर हम ऐड करें, पैरेलल ऐड करने की कोशिश करें, तो सेल्स ऐसे हैं, ये हर सेल E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ऐसी n सेल्स हैं, n सेल्स। तो इस कंडीशन में देखिए हर सेल डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच्ड है, हर सेल डायरेक्टली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, नेट ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ वन सेल, या एक्चुअली कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इन वन रो। यहां पे देखिए अभी मैं केवल उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे सेल्स का ईएमएफ सेम है। अगर ईएमएफ सेम नहीं होता है तो फिर हम किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, या एक और मेथड यूज करते हैं जिसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। अगर ये मेथड केवल हम तभी मानते हैं कि ईएमएफ ऑफ वन सेल के बराबर होगा ई नेट, जब ये सारी सेल्स का ईएमएफ सेम हो, तभी हम केवल ये बात कह सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका बनाते हैं, करंट निकाल के किरचॉफ लॉ लगा के तब इसको सॉल्व करते हैं। ये तरीका तब है जब सभी सेल्स का ईएमएफ सेम हो। अब जितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये सब पैरेलल हैं और ये n टाइम्स है, R net is R अपॉन n। तो करंट क्या होगी,
ई नेट अपॉन आर नेट। तो आर नेट क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा ये? I इज इक्वल टू ई प्लस आर बाय एन। तो यहां से एन एलसीएम हो जाएगा, और इस एन को ऊपर भेज दिया। और ये फॉर्मूला हो गया करंट का। इसका केस ठीक सीरीज से अपोजिट होता है। केस वन अगर हम देखें, अगर आर की वैल्यू एनआर से बहुत बड़ी आ जाए, तब हम जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा आ जाए मतलब, तो जो एन सेल्स के अक्रॉस जो टोटल ईएमएफ होगा हम उसे नेट करंट मान लेंगे। टोटल करंट जो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस जो एक सेल के अक्रॉस जो करंट आ रही होगी उसको हम सारी सेल के साथ ऐड करेंगे और टोटल निकाल लेंगे। अगर ऐसा ना हो कि आर बहुत छोटा हो, तब हो जाएगा नेट ईएमएफ ऑफ सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए तो हम केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ही करंट को मेजर करते हैं। तो ये थी सीरीज में ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। अब हम बात करेंगे तीसरी मिक्स्ड ग्रुपिंग की। मिक्स में कैसे इनको ग्रुप किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में ऐसी एम रोज हैं और टोटल ऐसी एन सेल्स हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ये कैपिटल आर लगा दिया। तो हम निकालते हैं ईएमएफ ऑफ ईच रो क्या होगा? हर रो का ईएमएफ, ये सब सीरीज में है, ई प्लस ई एन टाइम्स है तो ये हो गया एन ई। और हर रो का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ ईच रो आर डैश इज, और ऐसा एन टाइम्स हुआ तो एन आर हो गया। तो बेसिकली अगर इस सर्किट को हम छोटा करके बनाने की कोशिश करें तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ये एन ई है, ये एन आर है, एन ई एन आर, और ऐसी एम रोज हैं, एम रोज, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने पैरेलल में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था कि जब पैरेलल में सेल जुड़ी हुई हो और सबका ईएमएफ सेम हो, तो ई नेट जो होता है, नेट ईएमएफ, वो होता है ईएमएफ ऑफ एनी वन रो एक रो का जो ईएमएफ होता है वही नेट ईएमएफ हो जाता है, जो कि हो गया एन इंटू ई। अब ये एनआर 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 करके पहले लगे हैं, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा?
नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है तो 1/R नेट, 1/NR, और ये सिलसिला m टाइम्स, क्योंकि m रो है, 1/R नेट इज m टाइप्स ऑफ NR, net is this. So net resistance is external plus internal so current in circuit is I is equal to R net अपॉन m, ये m ऊपर चला गया, ये हो गया सेल की ग्रुपिंग मिक्स में अगर हमने सारी सेल्स को जुड़ा हुआ है। यहां पे केसेस अगर देखें, केस 1, अगर MR की वैल्यू ग्रेटर देन n स्मॉल r हो, इफ दिस इज देयर देन हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और लिखेंगे m n टाइम्स ऑफ E अपॉन MR, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहां से नेट करेंट n टाइम्स ऑफ एक सेल के एक रो की जो टोटल ईएमएफ है उसको आप नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल आएगा। और केस 2 की अगर हम बात करें, जहां पे MR बहुत छोटा होगा NR से, वहां पे, और अब कि हम NR लिख देते हैं, तो जो एक सेल के अक्रॉस ईएमएफ होगा, अगर उसे हम m रोज के लिए कैलकुलेट कर लें तो जितनी करंट आएगी वो करंट होगी उस कंडीशन में जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा और एक्सटर्नल काफी छोटा होगा। एक लास्ट है इसमें कि फॉर मैक्सिमम करंट, याद रखिए, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए ये जो MR होता है ये वैल्यू NR के बराबर रहती है। इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो NR अपॉन M इस मेजरमेंट का होना चाहिए टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। ओके, तो ये थी सेल की ग्रुपिंग सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड में। तो इस तरीके से आज हमने सेल के बारे में और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में, ईएमएफ के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, पढ़ा। अगले टर्न पे हम अगर सेल्स का ईएमएफ अलग अलग होगा तब क्या कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब कैसे कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू करंट की, इसको समझेंगे। और समझेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे 110% हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, किरचॉफ लॉ के बारे में, जिसका हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। हम लोग इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर स्केल और पोटेंशियोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू।